सभी कार्यरत गृह रक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलता है, जिसमें 12% कर्मचारी एवं 13% सरकारी योगदान है। साथ ही आश्रितों के लिए बीमा और पेंशन लाभ भी है। इसके अतिरिक्त पूर्व में 2 साल में एक बार गृह रक्षक को वर्दी भत्ता मिलता था, जिसे अब मुख्यालय के प्रस्ताव के आलोक में सरकार द्वारा प्रत्येक साल वर्दी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। गृह रक्षकों के मातृत्व अवकाश एवं दुर्घटना या रोग से ग्रसित हुए गृह रक्षकों के लिए 2 माह का मानदेय देने के संबंध में सरकार में सहमति बन गई है और सरकार के संकल्प की प्रतीक्षा है। जहां तक मानदेय में को बढ़ाने की बात है, इसको 774 रुपए से बढ़ाकर 1085 रुपए करने के प्रस्ताव पर सरकार में उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि शीघ्र ही इस पे सहमति बन जाए। मैं शुरू करना चाहूंगा गृह रक्षा वाहिनी, जो 1947 से बिहार में निष्काम सेवा के सिद्धांत पर काम कर रहा है। वर्तमान में 36,063 गृह रक्षक पूरे साल कानून व्यवस्था बनाए रखने और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए तैनात है। हाल के चुनाव में उनका समर्पण विशेष रूप से देखा गया, जहां 1,30,000 से ज्यादा कर्मी पैक्स चुनाव और लोकसभा चुनाव सहित विभिन्न चुनाव प्रक्रियाओं में तैनात किए गए। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2006 से लंबित चल रहे विभिन्न विज्ञापन की भर्ती पूरी हो गई है और करीब 10,000 गृह रक्षकों की भर्ती हो गई है। इसका सारा श्रेय डीजी महोदया को जाता है, जिन्होंने इस समस्या का समाधान किया एवं गृह रक्षक बल को जीवन दान दिया। हमारे कार्यशैली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने ई कमान की स्वीकृति दी थी। ई कमान डेटाबेस से ड्यूटी बांटने में काफी पारदर्शिता आई है। इसकी सफलता के बाद सरकार ने ई कमान के दूसरे चरण होमगार्ड सूचना प्रबंधन प्रणाली HGIMS की स्वीकृति दी है, जो अब सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। डीजी महोदया के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अभी जो जिला समादेष्टा कार्यालय परिसर बन रहे हैं, उनमें पुरुष और महिला गृह रक्षक के लिए अलग अलग बैरक है, जिनमें मेस, रसोई घर और सफाई की पूरी सुविधाएं हैं। नवादा में 10 करोड़ रुपए एवं अरवल में 8 करोड़ रुपए की निर्माण परियोजनाएं 95% पूरी हो चुकी है। सारण, कटिहार, मुंगेर और औरंगाबाद में करीब 40 करोड़ रुपए की नई भवनों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। पुरानी गाड़ियों की जगह लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से 14 नई गाड़ियों का क्रय किया जा रहा है। डीजी महोदया हमेशा जोर देती है कि गृह रक्षक एक सम्मानित बल होना चाहिए, जो प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण एवं अनुशासन से धीरे धीरे सच होते जा रहा है। इसी के अंतर्गत आधुनिक बनाने का एक प्रस्ताव भी है। इसके तहत शुरुआत के तौर पर डीआईजी और कमांडेंट दूसरे राज्यों का भ्रमण करेंगे और जल्द ही एक प्रस्ताव देंगे। इसमें वर्दी को बदलकर उसे अधिक आधुनिक बनाना और गृह रक्षक में विशेष इकाइयां जैसे कमांडो यूनिट, बैंड यूनिट, फायर यूनिट, रेड्स यूनिट, ड्राइवर यूनिट, आपदा प्रबंधन यूनिट, प्रतिष्ठान सुरक्षा यूनिट आदि बनाना शामिल है। शुरुआत के तौर पर विशेष बटालियन में रिक्तियों के लिए रोस्टर मंजूरी पूरी हो गई है और जल्द ही इस उद्देश्य से ये रिक्तियां पूरी की जाएंगी। डीजी महोदया का प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान है। प्रशिक्षण की सुविधाओं का काफी विस्तार किया जा रहा है। बिल्टा के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में नई सुविधाएं होंगी, जिनमें 500 महिलाओं की बैरक, 1000 पुरुषों की बैरक, कंप्यूटर प्रशिक्षण भवन, अस्पताल के वार्ड और परेड ग्राउंड शामिल है। बिल्टा एवं 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में ऑब्स्टैकल कोर्स बनाए जा रहे हैं। भागलपुर, बांका, रोहतास और किशनगंज सहित कई जिलों में गृह रक्षक कार्यालयों के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रशिक्षक के रूप में शामिल करने की पहल डीजी महोदया की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रशिक्षकों का मानदेय
जो काफी समय से लंबित था, उसे सरकार ने स्वीकृति दे दी है और आवंटन भी प्राप्त हो गया है। कुल स्वीकृत 32 प्रशिक्षकों में से 13 प्रशिक्षक कार्यरत हैं एवं बाकी के नियुक्ति के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं। कल्याण हमेशा डीजी महोदया की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारे कल्याण योजनाओं में काफी बढ़ोतरी हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 15 शहीद गृह रक्षकों के परिवारों को 15-15 लाख कुल 2.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा 72 घायल बीमार गृह रक्षकों को बड़े अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी गई। चुनाव के दौरान गृह रक्षकों के आवासन, पानी, खाना का अच्छा प्रबंध किया गया और जहां जहां कोई परेशानी हुई तो डीजी महोदया ने स्वयं डीएम और एसपी से बात की। बीमारी या दुर्घटना से ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 4 लाख अनुग्रह अनुदान राशि देने का प्रावधान है, जिसके तहत इस साल जनवरी से अब तक 195 परिवारों को लगभग 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है तथा 228 आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्त किया गया है। 60 साल में रिटायर होने वाले गृह रक्षकों को एक मुश्त 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस साल 3000 सेवानिवृत्त गृह रक्षकों को लगभग 45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक महीने पहले करीब 5000 गृह रक्षक सेवानिवृत्त लाभ का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये जानकारी डीजी महोदया के ध्यान में आया तो उन्होंने निर्देश दिया कि साल के अंत तक बकाया शून्य कर दिया जाए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तब से करीब 2500 सेवानिवृत्त गृह रक्षकों को 1.5 लाख राशि का भुगतान किया जा चुका है और बाकी भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। सभी कार्यरत गृह रक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलता है, जिसमें 12% कर्मचारी एवं 13% सरकारी योगदान है। साथ ही आश्रितों के लिए बीमा और पेंशन लाभ भी है। इसके अतिरिक्त पूर्व में 2 साल में एक बार गृह रक्षक को वर्दी भत्ता मिलता था, जिसे अब मुख्यालय के प्रस्ताव के आलोक में सरकार द्वारा प्रत्येक साल वर्दी भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। गृह रक्षकों के मातृत्व अवकाश एवं दुर्घटना या रोग से ग्रसित हुए गृह रक्षकों के लिए 2 माह का मानदेय देने के संबंध में सरकार में सहमति बन गई है और सरकार के संकल्प की प्रतीक्षा है। जहां तक मानदेय में को बढ़ाने की बात है, इसको 774 रुपए से बढ़ाकर 1085 रुपए करने के प्रस्ताव पर सरकार में उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि शीघ्र ही इस पे सहमति बन जाएगी। अब बात करते हैं अग्निशमन सेवा की। अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में कर्मियों की संख्या 2021 में 1963 से बढ़कर अब 4991 हो गई है, जो वर्ष 2021 के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा 7276 पदाधिकारियों एवं कर्मियों के पद सृजन का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है, जो प्रक्रियाधीन है। यह परिवर्तन अभूतपूर्व है और बिहार अग्निशमन सेवा हमेशा डीजी महोदया का आभारी रहेगा कि उन्होंने इसे एक स्वर्णिम युग में पहुंचाया। एक बड़ी उपलब्धि यह है कि अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें 92 पद स्वीकृत है। हम एफटीए फायर ट्रेनिंग एकेडमी को राज्य प्रशिक्षण केंद्र एसटीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है, जिससे प्रशिक्षण के लिए हमारे संसाधन बढ़ेंगे। अग्निशमन सेवा के 163 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को एनएफएससी नागपुर एवं अन्य संस्थानों से प्रशिक्षण दिलाया गया था। वर्तमान में अभी 207 प्रशिक्षणार्थ है। सभी पदों के लिए वर्दी, फॉर्मेशन साइन, बैज, रैंक के बैज और अन्य समारोह की चीजों को मानकीकृत किया गया है और सरकार ने इन्हें सरकारी गैजेट में अधिसूचित कर दिया है। डीजी महोदया के अथक प्रयास से इतिहास में पहली बार 17 जिला अग्निशमन पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है।
और मुझे उम्मीद है कि वे इस परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा 40 अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं एवं प्रशिक्षण ले रहे हैं। 2338 न्यू तकनीकों को प्रशिक्षित करते हुए विभिन्न जिलों में पदस्थापित कर दिया गया है। निदेशक बिहार अग्निशमन सेवा सहित विभिन्न राज्य पद के 42 पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजा गया है एवं उम्मीद है कि भर्ती जल्दी पूरी हो जाएगी। बुनियादी ढांचा का विकास बहुत व्यापक रहा है। राज्य भर में 120 अग्निशामक स्वीकृत है। वर्तमान में 36 अग्निशामक भवन अपने परिसर में अवस्थित है। 11 नवनिर्मित अग्निशामक भवन हस्तगत कर लिए गए हैं। 11 भवन निर्माणाधीन है एवं 25 निविदा के प्रक्रिया में है। तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में लगभग 16 करोड़ रुपए के लागत से ऑटोमेशन का कार्य अपने अंतिम चरण में है। लोदीपुर में मुंबई फायर सर्विस कंट्रोल रूम की तर्ज पर एक अत्याधुनिक फायर कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इस महीने के अंत तक हम ERSS से जुड़ जाएंगे और ऐसे करने वाले भारत के पहले राज्य होंगे। सभी अग्निशामक वाहनों में अब MDT टैबलेट और GPS सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा अब तक 5000 लीटर क्षमता वाले 53 नए वाटर टेंडर क्रय किए गए हैं। 2023-24 में महत्वपूर्ण उपकरणों की क्रय में वाटर बॉजर, हाइड्रोलिक, फायर फाइटर हेलमेट, BA सेट, फायर फाइटिंग मोटर बाइक और विभिन्न संचार उपकरण शामिल थे। इस साल 78 करोड़ रुपए का क्रय होगा, जिसका उद्देश्य हमारे अग्निशामक वाहनों को ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई तक पहुंचाना है। समुदायों से जुड़ाव मजबूत बना हुआ है। अग्नि मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, पैम्पलेट, LED वाहन, रेडियो जिंगल, टीवी एवं सिनेमा विज्ञापनों के जरिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। करीब 17,000 भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया है, जिसमें करीब 5,500 अस्पताल एवं 2,500 शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। ऑनलाइन NOC पोर्टल एवं ऑनलाइन फायर ऑडिट पोर्टल जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। मुझे यह बताते हुए विशेष खुशी हो रही है कि हम SBI के साथ एक नए समझौते के जरिए अपनी कल्याण योजनाओं को बढ़ा रहे हैं, जो हर अग्निकर्मी के लिए 1.2 करोड़ रुपए का व्यापक बीमा होगा। साथ ही आग की दुर्घटनाओं सहित अन्य दुर्घटनाओं में 20 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें बच्चों की शिक्षा, बेटी की शादी, प्लास्टिक सर्जरी, एयर एम्बुलेंस आदि का भी प्रावधान है। अग्निशमन सेवा में 4 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक प्रदान करने हेतु अनुशंसा भारत सरकार नई दिल्ली को भेजी गई है। आशा है कि 26 जनवरी को उन्हें इस पदक से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। DG महोदया के कुशल नेतृत्व में बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा में जो परिवर्तन हुआ है, उसकी अब पूरे देश में चर्चा होती है एवं कई राज्य क्रय, प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण आदि में हमारा परामर्श लेते हैं। 15वीं वित्त आयोग ने सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए देने की सहमति दी है। जैसे हम भविष्य की ओर आगे देखते हैं, प्रक्रियाधीन भर्तियों, बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याण एवं आधुनिकीकरण के प्रयासों के साथ परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जारी है। मिलकर हम एक ज्यादा सक्षम, कुशल एवं जवाबदेह बल बना रहे हैं, जो जनता की सुरक्षा और सेवा के लिए समर्पित है। हम सब इसके लिए अपनी DG महोदया के आभारी हैं, जो दिन रात बिना थके, अपनी सेहत की परवाह किए बिना बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं के परिवर्तन के लिए एकाग्र समर्पण के साथ कार्य करती है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के पूरे परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आने वाले समय में आपके कार्यकाल को स्वर्णिम युग माना जाएगा और हमेशा
इन दिनों का अपार हर्ष से याद करेंगे कि हम आपकी टीम में इस यात्रा का हिस्सा बन सके। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं मुख्यालय में मेरे साथ पदस्थापित मेरे साथी यथा उपासमादेष्टा श्री जयंत प्रताप सिंह, अपर निदेशक श्री राकेश कुमार एवं राजीव रंजन तथा समादेष्टा मोहम्मद इनामुल हक को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इस परिवर्तन की यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, एवं आशा करूंगा कि हमारे नए डीआईजी साहब मोहम्मद फरूखुद्दीन जी भी इस राह पर चलेंगे। मैं